उत्तर प्रदेश के जनपद मैनपुरी में राज्य मंत्री पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण व जनपद के प्रभारी मंत्री नरेंद्र कश्यप अपने 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। यहां मैनपुरी पहुंचने के बाद मंत्री ने दोपहर स्वच्छता अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत श्री भीमसेन महाराज मंदिर आगरा रोड पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इसी के साथ ही महाराजा तेज सिंह जिला अस्पताल में रक्तदान शिविर का शुभारंभ करने के उपरांत सर्किट हाउस में भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की बैठक में सम्मिलित हुए। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यालय पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ भेंटवार्ता करने के पश्चात कलेक्ट्रेट सभागार में कानून व्यवस्था एवं विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में सम्मिलित होकर दिशा निर्देश जारी किए। साथ ही उन्होंने कई कार्यक्रमों में भाग लेने के बाद जसरों में दलित परिवार के यहाँ सामूहिक भोज कार्यक्रम में शिरकत की। वहीं मंत्री नरेंद्र कश्यप ने जिला अस्पताल में निर्माणाधीन कार्यों का भी निरीक्षण किया है। उन्होंने अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान एक प्रेस वार्ता बुलाई। उन्होंने पत्रकार वार्ता में क्या कहा, आइए देखते हैं। विवेचना के दौरान वहाँ हमको रोकने में ये पुलिस हमारी कानून व्यवस्था और अपराध के मुद्दे पर विस्तार से हमने समीक्षा की है। 302, 307, 376, 300 हर सेक्शन पे लंबित विवेचना, इनाम घोषित अपराधी भी अभी कुछ गिरफ्तारी के लिए बाकी है, विवेचना भी पेंडिंग है। कुछ और भी केसेज में अपराधी अभी गिरफ्त से दूर है। तो मैंने लगभग एनडीपीएस के इशू पर भी, एनएसए के इशू पे, गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, सभी संगीन केसों के बारे में हर मुद्दे पर पुलिस कप्तान को निर्देशित किया है कि जो भी दोषी हैं जिनके खिलाफ सरकार ने इनाम घोषित किया है उनको जेल की सलाखों में ही होना चाहिए। जो विवेचना पेंडिंग है, यदि कोई विवेचक किसी विवेचना में अनावश्यक देरी कर रहे हैं या डिले कर रहे हैं तो विवेचक बदलो, तत्काल विवेचना कंप्लीट हो। जो पेंडिंग अपराधी हैं, जो हीनियस ऑफेंस में हैं, जिनमें उनको जेल की सलाखों में होना चाहिए, उनको ट्रेस करो। तो ये सारी चीज़ें कल मैंने जांची भी हैं, देखी भी हैं और निर्देशित भी की। एक सवाल 30 महीने में चौथा इलेक्शन होने जा रहा है। वो लोकसभा पब्लिक की तरह विधानसभा की वोट और एक विधानसभा 2022 चौथा होने जा रहा है। ये बार-बार इलेक्शन हो रहा है, इसके लिए क्या भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है या समाजवादी पार्टी जिम्मेदार है या विधानसभा की जनता जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? शायद आपने कल के अखबारों में पढ़ा होगा और आप विद्वान सब मेरे मित्र हैं, आप सबकी जानकारी में है कि प्रधानमंत्री जी पिछले सालों से 1 नेशन 1 इलेक्शन के मुद्दे पर देश की जनता के बीच में है। और इस इशू पर प्रधानमंत्री जी ने देश के पूर्व राष्ट्रपति जी को इस सारे बड़े मुद्दे की जिम्मेदारी सौंपी है। हमारी सरकार, हमारी पार्टी इस पक्ष में है कि देश के अंदर जो अनावश्यक आर्थिक बोझ पड़ रहा है, समय व्यतीत हो रहा है, अधिकारी एंगेज हो रहे हैं, जनता का भी समय खराब होता है। हमारी सरकार का स्पष्ट मत है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन की पॉलिसी देश में लागू हो। हमारी सरकार उस पर आगे बढ़ रही है। तो मेरे ख्याल से आपको इस बात का अंदाजा अवश्य हो जाएगा कि हमारे देश, हमारे प्रदेश की सरकार, हमारी पार्टी इस पक्ष में है कि इलेक्शन बार-बार ना हो। कल पूर्व सांसद तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि संविधान तो खतरे में है ही, देश की सीमाएं भी सुरक्षित नहीं। किसने कहा? पूर्व सांसद ने। हाँ, देखिए साहब, कुछ पार्टी के लोग ऐसे हैं जिनको हमेशा अपराधियों के साथ लगाव और हमदर्दी होती है, जो आतंकवादियों के साथ खड़े हो जाते हैं, जो बलात्कारियों के साथ खड़े हो जाते हैं, गैंग रेपिस्ट के साथ खड़े हो जाते हैं। हमने देखा भी अयोध्या में एक 12 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप होता है। उस गैंगरेप में समाजवादी पार्टी के लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है। समाजवादी पार्टी के नेता श्री अखिलेश यादव जी गैंगरेप पीड़ित परिवार के साथ हमदर्दी का भाव नहीं करते थे, उनके घर भी नहीं जाते, 2 शब्द उनके लिए हमदर्दी के लिए रखते। जो रैपिस्ट है उनके बारे में कहते हैं कि इसका DNA टेस्ट होना चाहिए, इसका नार्को टेस्ट होना चाहिए। मतलब क्या है इसका
कि अपराधी के नार्को टेस्ट और डीएनए के टेस्ट की बात करते हैं आप, और पीड़ित परिवार की बच्चों के साथ हमदर्दी नहीं करते। कन्नौज में क्या हुआ जी? कन्नौज में तो डीएनए टेस्ट भी हो गया, और अखिलेश जी के आदमी के पक्ष में गया डीएनए टेस्ट, वो प्रूफ हुआ कि वही अपराधी है। अब सुल्तानपुर में डकैती हुई, हमारी पुलिस ने, सरकार ने एक्शन किया, एक अपराधी धराशायी हो गया। अखिलेश जी उस पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि वो तो यादव था। अरे भाई, बदमाश की कोई जात है क्या? गोली क्या जात दिखती है क्या? अगर हमारी सरकार प्रदेश में अपराध नियंत्रण के लिए सख्त कदम उठाती है, उस पर सवाल खड़ा करेंगे। भाई, जम्मू कश्मीर 89 से मिलिटेंसी की चपेट में है जी। मैंने 10 साल जम्मू कश्मीर में काम किया है। जम्मू कश्मीर में जवान और किसानों को हमने किस हाल में देखा है, मैं तो प्रत्यक्षदर्शी हुआ का। आज जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी बहाल हो रही है, आज आतंकवादी घटनाओं में कमी आई है, तो उसकी प्रशंसा नहीं करेंगे, उस पर भी सवाल खड़ा करेंगे। तो विपक्षियों का सवाल देश के हित में अच्छे कामों पे कभी नहीं है साहब। देश की व्यवस्था खराब हो, देश की छवि खराब हो, राहुल गांधी जी यही तो करते हैं, विदेश में जाके भारत के मुद्दों पे नेगेटिव चर्चा करते। तो ये सब उनकी प्रवृत्ति बन गई है, और मेरे ख्याल से इसके लिए उन्हें आने वाले समय में राजस्व संबंधी एक सवाल है मैं प्लीज। बड़े स्तर पर धारा 24 धारा 80 के बाद को निरस्त किया, कोई वजह नहीं, किसान बहुत ज़्यादा परेशान हुआ है। समीक्षा के दौरान समीक्षा के दौरान हमने अधिकारियों को निर्देशित किया, आज भी बीएम कप्तान को बिठा के कुछ एप्लीकेशन हमारे पास आई थी अवैध कब्जे को लेकर, कुछ एप्लीकेशन एक मंदिर के संबंध में भी आई थी अवैध कब्जे को लेकर। तो उसके बारे में हमने जिलाधिकारी को निर्देशित किया कि सभी तहसीलों के अधिकारी एजेंट्स को बुला के कम से कम जो अवैध कब्जे वाले मसले हैं उनको समय सीमा में तय कर सकते हैं। सालों सालों पेंडेंसी रहती है, आदमी ढूंढता रहता है एप्लीकेशन लेके, तो उस पर हमने संज्ञान लिया है कि इसको त्वरित निस्तारण इस समस्याओं का हो, ताकि मैनपुरी में आम आदमी को लगे कि सरकार हमारे साथ। शिकायत हो रहा है सुप्रीम कोर्ट ने की कार्रवाई पर रोक लगाई, विपक्ष इसको अपनी जीत की तरह देख रहा है। अब विपक्ष को तो पता नहीं कहाँ जीत कहाँ नजर आता है। वो तो 293 सीटें जीतकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रचंड बहुमत के प्रधानमंत्री बन गए, तो वो उसको भी अपनी जीत मान रहे हैं। तो भैया क्या करें इसका? वो उनको अपनी हार भी नहीं दिखती, तो उन्हें ये बुलडोजर कहाँ दिखाई देगा? अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होता है, हम लोग उस पर कोई टिप्पणी नहीं करते, उस पर आगे चलने की कोशिश करते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने बुलडोजर की कार्रवाई को बेहतर समझा, इसलिए लगातार हमें मैंडेट मिल रहा है। हम 2 बार उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत से सत्ता में आए, और 2027 में है